नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। 5M क्लब किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। दोस्तों, अगर ग्रोथ ही करना है तो सिंपल ग्रोथ क्यों करें, राइट? ग्रोथ जो होना चाहिए इट शुड बी कंपाउंड ग्रोथ। कंपाउंड ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है? इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है, डबल होता जाता है। वैसे ही कंपाउंड ग्रोथ जो है वो भी हमारी क्षमताओं को, हमारी कैपेसिटीज को डबल करता है। लेकिन उसके लिए हमें कोई बड़ी चीज नहीं करनी है, बस छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स करते जाने हैं, लाइफ लॉन्ग छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स। और ये जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स है ना, उनके रिजल्ट्स बहुत ही स्टनिंग, बहुत ही बड़े मिलते हैं, बिकॉज जो ग्रोथ होता है वो कंपाउंड लेवल से एक्सपांड होता है। दोस्तों, आज 9 सितंबर 2023 के एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस इसमें आपका स्वागत है। ये जो सीरीज है इसमें स्वागत है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था टेलीग्राम की जो हमारी चैनल है उस पर कि ये वाला लेक्चर जो है 9 सितंबर वाला वो आपको संडे को मिलेगा। एज यू नो, इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जन्माष्टमी और इसके आसपास के एक दो दिन जो होते हैं, तो हमारे यहाँ पर सौराष्ट्र में राजकोट का जो रीजन है, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, काठियावाड़ जो है गुजरात का, तो यहाँ पर तो बहुत बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं। लोग जो हैं 4-5 दिनों की छुट्टी होती है। दूसरे एरियाज़ में आप जाएंगे गुजरात में तो उतनी छुट्टी नहीं होती है, सिर्फ जन्माष्टमी की छुट्टी होती है। लेकिन यहाँ पर, हमारे यहाँ पर तो संडे आज है, तो राइट, दिस इज़ द लास्ट डे। फिर कल से चीज़ें जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस की ये सीरीज जो है वो भी कल से बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। सुबह एज क्विकली एज पॉसिबल आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आइडियली 9 बजे के आसपास आपको, सुबह 9 बजे के आसपास आपको ये वीडियो जो है वो कल से फिर मिल जाएगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, राइट? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस विषय के बारे में। दिस वन इज अबाउट इंडिया टू बिकम ए स्पेस सुपर पावर। इसकी जो टैगलाइन है वो पढ़िए। अवर ल्यूनर एंड सोलर मिशंस वेर कैरिड आउट यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज एट हाईली कॉम्पिटिटिव रेट्स, राइट? स्पेस सुपर पावर भारत इसलिए बनने वाला है क्योंकि दो बड़ी चीजें की। एक तो हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, राइट, सक्सेसफुल हुआ। और दूसरा ये जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया, राइट, ये अभी कुछ समय के बाद ये मिशन मीन्स ये आदित्य L1 जो है वो अपने एक पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां पर इसको पहुंचना है। वो क्या है, वो सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। एक बात तो पक्की है, वो देश जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे रहेगा वो अब नेक्स्ट सेंचुरी जो है उसका किंग मेकर रहने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में स्पेस का रोल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी आप समझ लीजिए कि स्पेस को उतना हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, राइट? देखिए, बहुत सारे लोग जो है ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई स्पेस में इतने सारे खर्चे करने की क्यों जरूरत है। देखिए, आपका मोबाइल फोन है, आपका GPS है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इतनी स्मूथली चल रही है बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स दैट आर अबाव देयर, राइट? ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और साइंस एक ऐसी चीज़ है, साइंस और टेक्नोलॉजी मीन्स इसमें कभी भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन चल रहा है तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा ही देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आज शायद उसका फ़ायदा ना हो, लेकिन फ्यूचर में उसके जो बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इज़न्ट इट? चंद्रयान 3 आदित्य 1 जो है, इस L1 जो है इसको लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, आदित्य L1 जो है इसको 2 सितंबर को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। और ये जो लैग्रेंज पॉइंट है L1, 135 डेज के अंदर ये L1 तक पहुंच जाएगा। अब थोड़ा L1 को स्टडी कर लेते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये जो आप देख सकते हैं, दिस इज हमारी ये पृथ्वी है, ये चांद है। चांद जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस इज L1, ये L2 है, L4, L3, L5। तो टोटल कितने हैं? 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। और ये कहाँ के हैं लैग्रेंज पॉइंट्स है? ये जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ और सन की जो सिस्टम है, पर्टिकुलरली अर्थ और सन की सिस्टम, अगर आपको ऐसा पूछे कि भाई ये लैग्रेंज पॉइंट जो है ये सन और वीनस के बीच में है या फिर सन और किसी दूसरे प्लैनेट के बीच में, नहीं, ये अर्थ और सन की सिस्टम जो है उसके 5 पॉइंट्स हैं लैग्रेंज पॉइंट, राइट? अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? लैग्रेंज पॉइंट जो है, इनका नाम फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जोसेफ लुई लैग्रेंज, इनके नाम से ये नाम जो है वो लैग्रेंज रखा गया है।
इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सन और अर्थ दोनों के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उसको नलीफाई करने का काम करता है ये लैग्रेंज पॉइंट। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। मान लीजिए कि ये सन है, मीन्स नॉट ये, इट इज़ इन फैक्ट सन ऑन योर स्क्रीन। तो ये सन और अर्थ जो है, ये सन का जो ग्रेविटेशन है ये इसकी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, अर्थ के भी ग्रेविटेशन पुल है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसका ग्रेविटेशन पुल और इसका दोनों का जो है वो नलीफाई हो जाता है। तो ये एक ऐसा स्पॉट है, ऐसे 5 स्पॉट्स हैं, राइट। और इससे क्या होता है, यहाँ पर अगर आप कोई स्पेसक्राफ्ट को रख देंगे तो ये यहाँ पर एक लंबे समय तक स्टेडिली होवर कर पाएगा। एक लंबे समय तक एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर मीन्स किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंसेस जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर एक स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर आप लॉन्च कर दे और इसको यहाँ पर पार्क कर दे, इसको पार्किंग पॉइंट भी कहा जाता है, स्पेस का पार्किंग पॉइंट है ये। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, इससे आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये लैग्रेंज पॉइंट्स जो हैं ये स्पेस में अर्थ और सन के बीच में 5 ऐसे पार्किंग स्पॉट्स हैं जहां पर आप अपने सैटेलाइट्स को पार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लैग्रेंज पॉइंट। अब यहां पर आप स्पेसक्राफ्ट को क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से मॉनिटर करना है, एक लॉन्ग टर्म के लिए मॉनिटर करना है। तो अगर हमें सूरज को अच्छी तरीके से स्टडी करना है तो उसके लिए बेस्ट पॉइंट जो है वो यही है, राइट। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी जो है वो घूमती जाएगी तो ये L1 जो है वो भी ऐसे ऐसे उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में चलता रहता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो इससे सन का एक अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है यहाँ पर, और सन की एक्टिविटीज़ को जैसे कि स्पेस वेदर हैं और सोलर एक्टिविटीज़ जो है उसको रियल टाइम अच्छी तरीके से स्टडी किया जा सकता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, नासा और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैं उनका ऑलरेडी सोहो मिशन जो है वो L1 पर ऑलरेडी है। भारत अपना L1 लॉन्च कर रहा है, और ये जो भारत का मीन्स बना इसे L1 आई मीन टू से आदित्य L1, हमारा जो आदित्य है वो L1 पर जब जाएगा तो आदित्य एक साथ 7 पेलोड लेकर गया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य एंड एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स। ये जो 7 पेलोड्स हैं इसमें से 4 पेलोड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली सूरज को स्टडी करेंगे, और बाकी के जो हैं वो इन सिटू मेजरमेंट्स और ये सारी चीज़ों का काम करने वाले हैं। अब डियर फ्रेंड्स, सन जो हैं इसकी इम्पैक्ट जो है सन के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, राइट, तो इसकी इम्पैक्ट स्पेस वेदर पर हमें देखने को मिलती है, सोलर सिस्टम पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये जो पेलोड है उसका मेन काम ये होगा कि कोरोनल हीटिंग को स्टडी किया जाएगा, फिर CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शंस इसको स्टडी किया जाएगा, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटी को स्टडी किया जाएगा, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया जाएगा। आपके मन में यह भी प्रश्न हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर भी आपको इसी डिस्कशन में मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो CME है और सोलर फ्लेयर्स जो हैं इसकी इम्पैक्ट हमारी पृथ्वी पर भी होती है, और इंटेंस CMEs जो हैं तो ये एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट करते हैं जिसकी इम्पैक्ट सैटेलाइट नेविगेशन और पावर ग्रिड्स पर देखने को मिलती है। अब भारत के कुछ 50 जितने सैटेलाइट्स जो हैं वो आज एक्टिव हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर UNOOSA, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स जो है उसका कहना यह है कि टोटल 10,290 जितने सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में है, और उसमें से 7,800 जितने जो हैं वो ऑपरेशनल है। तो यू कैन इमेजिन कि ये जब CMEs और फ्लेयर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं तो इसकी वजह से सैटेलाइट जो है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावित होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सैटेलाइट्स की अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो बिगड़ जाती है, सैटेलाइट जो है वो फेल हो जाता है। तो सोलर विंड्स और स्टॉर्म्स जो हैं उनको अगर हम अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं, और सोलर एक्टिविटीज़ को अगर एडवांस में से हमें मीन्स पता चल जाए कि भाई ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद हो सकती हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम सैटेलाइट्स को रीलोकेट कर सकते हैं और इससे सैटेलाइट्स को हम बचा सकते हैं, राइट। तो दिस इज जस्ट वन थिंग, और जैसे बताया पावर ग्रिड पर भी इसकी एक इम्पैक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छी बात यह भी है कि ये ल्यूनार और सोलार मिशंस में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और हमारी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी सरकार, वो भी स्पेस रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये वाला आर्टिकल जो है मीन्स इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो सीरीज़ है ना, दिस इज़ अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स, राइट। और करंट अफेयर्स में अच्छी ग्रिप हासिल करनी है तो कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टर, ये कोट याद रखेगा। आपको हर रोज़ इस वीडियो को देखना है। और डियर फ्रेंड्स ये वीडियो जो है वो देखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई खास एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी भी तैयारी की शुरुआत की है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स तक पहुंच गए हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रहने वाला है, बिकॉज इट इज़ अबाउट करंट अफेयर्स, इट इज़ अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ मोर अबाउट गोइंग डीप। नॉलेज के साथ साथ इन्फॉर्मेशन के साथ नॉलेज नहीं, यू नो व्हाट आई मीन। ओके, अब हम बात करते हैं मिलेट ऑन द मेन्यू के बारे में। सॉरी, let's talk about millet on the menu first. After that we will talk about this eastern hedge. Millet on the menu. अब G20 की जो समिट अभी हमारे देश में चल रही है, तो इसमें ऑफ कोर्स हैवी ड्यूटी डिप्लोमेसी भारत पूरी करेगा, और हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो इनवाइट करते हैं होस्ट मीन्स एज ए होस्ट, राइट, कि आप आइए, डिनर के लिए बुलाते हैं अलग अलग देशों के लीडर्स को। तो खास करके स्पेशल वेजिटेरियन डिनर जो है वो रखा गया, और इसमें ज़्यादातर आइटम्स जो है वो मिलेट से बनी हुई थी। मिलेट को सरकार ने एक नाम दिया है, श्री अन्न, राइट, ये मिलेट का नाम सरकार ने दिया है। तो मिलेट जो है उसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे कि मिलेट जो है वो उसको कोई उतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ज़मीन जो है अगर थोड़ी भी रफ़ भी है, मिट्टी जो है वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ज़मीन उतनी फर्टाइल नहीं है, तो भी ये बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फटाफट उग जाती है। उसके लिए आपको उतने ज़्यादा इनपुट्स नहीं चाहिए, तो चीप हैं और क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी हैं। तो ये सारे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, और पेट के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये जो मिलेट है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। 2023 जो है वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहा है, और इसको ऑफ कोर्स भारत ने ही प्रमोट किया था। भारत ने ही कहा था कि हमें 2023 को इस साल के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए, और फिर वो यूएन ने मान लिया। तो दैट्स व्हाट दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट। नाउ डियर फ्रेंड्स, कुलिनरी यानी कि खाने पीने की चीज़ें जो होती है ना, ये डिप्लोमेसी का पार्ट एक लंबे समय से रही। जब से डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई है उसके इतिहास को देखेंगे, तब से यू विल फाइंड कि खाने पीने की चीज़ें जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कुछ एग्जांपल्स दूं तो G20 की जो समिट हुई थी लंदन में 2009 में, तो उस समय पर यूके ने अलग अलग जगहों से, वेल्स जो यूके का एक एरिया है, राइट, एक राज्य है वहाँ का, तो वहाँ से कुछ आइटम्स आई थी, कुछ आइटम्स दूसरे क्षेत्र से आई थी, तो अलग अलग जगहों से स्पेशल डिशेस जो हैं वो बनाई गई थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है 2017 का, जब मिस्टर ट्रंप उस समय पर यूएसए के प्रेसिडेंट थे, तो वो गए थे साउथ कोरिया। तो उस समय पर जो साउथ कोरिया है उसने अपने होस्ट यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये ढोकड़ा नहीं है, गुजराती लोग ऐसा मत समझना कि ढोकड़ा श्रिम्प, इट्स डोकड़ो श्रिम्प। डोकड़ो श्रिम्प जो है उसकी एक खास बात है, साउथ कोरिया और जापान के बीच में इश्यूज चल रहे हैं कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स को लेकर, राइट, आइलैंड से भी छोटे जो होते हैं ना आइलैंड्स, इनको लेकर साउथ कोरिया और जापान के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। और ऐसे ही कुछ आइलैंड्स जो हैं वहाँ पर आसपास जो हैं ये डोकड़ो श्रिम्प मिलते हैं। तो ख़ास ये डोकड़ो श्रिम्प्स जो है वो बनाए गए और प्रेसिडेंट को सर्व किए गए। क्या इशारा था यहाँ पर साउथ कोरिया का जापान को लेकर, और यूएसए को क्या बताना चाहता है, समझ गए ना आप। तो सही डिप्लोमेसी का इस स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल होता है। पीएम मोदी साहब जब अबू धाबी गए थे तो उस समय पर ख़ास वेजिटेरियन डिशेस जो हैं वो बनाई गई थी। जो स्पेशल डिशेस होती हैं वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिफ्लेक्ट करती है कि हम आपको कितना ज़्यादा मान देते हैं, सम्मान देते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। और इस प्रकार की डिस्कशंस जब होती हैं, इस प्रकार की विजिट्स जब होती हैं, तो दो देशों के बीच में टाइज और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। जो प्रेसिडेंट निक्सॉन थे
यूएसए के, वो 1972 में चाइना गए। उससे पहले चाइना और यूएसए के रिलेशंस जो हैं वो उतने कोई खास अच्छे नहीं थे, लेकिन जब वो गए तो उस समय पर ये मीन्स एक आइस ब्रेक करने का काम उन्होंने किया। एक लंबे समय से दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप उतने मीन्स आगे नहीं बढ़ रहे थे, राइट, चौक होल्ड पर थे, पैरालिसिस हो गया था। तो जब वो वहाँ पर गए तो एक नए संबंध की शुरुआत हुई, एक नए रिलेशन की शुरुआत हुई, और डिप्लोमेटिक और कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो टूटे। और उस समय पर चाइना ने बहुत सारी चाइनीज़ आइटम्स जो हैं वो निक्सन साहब के लिए बनाई थी, और उसके बाद चाइनीज़ क्यूजिन्स जो हैं वो धीरे धीरे करके अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो अभी जो मिलेट की आइटम्स बनाई जा रही है, वेजिटेरियन डिशेस जो सर्व की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का कॉन्फिडेंस और इंडिया जो एक मैसेज देना चाहता है वर्ल्ड को, वो भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो मिलेट ऑन द मेन्यू, ये वाला आर्टिकल जो है ना, ये डिप्लोमेसी की एक नई बात हमें समझाता है, सिखाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ईस्टर्न हेज के बारे में। इंडिया नीड्स टू बिल्ड क्लोजर टाइज विद आसियान फॉर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक रीजंस। भारत को दो कारणों की वजह से आसियान के देशों के साथ और ज़्यादा संबंध बनाने की ज़रूरत है, रिलेशंस डेवलप करने की ज़रूरत है। एक है इकोनॉमिक रिलेशंस और इकोनॉमिक रीजंस और स्ट्रेटेजिक रीजंस। ये दो रीजंस की वजह से वी नीड टू बिल्ड क्लोजर टाइज, राइट। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो जकार्ता गए थे, एज यू नो। इसके बारे में हमने बात की थी, तो मैं उतनी ज़्यादा गहराई में आज नहीं जाऊँगा। हमने आसियान के मैप को भी देखा था। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 10 आसियान के देश हैं, तो बहुत ही क्विकली इसको देख लेते हैं, राइट। लेट मी यूज़ द ब्लैक इंक हियर। म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपाइंस, वियतनाम और लाओस। ये 10 देश जो हैं ये आसियान के मेंबर्स हैं, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट मी अगेन चेंज द कलर ऑफ द इंक। ओके, चलेगा? ये नहीं चलेगा। आई थिंक वो ओरिजिनल जो मैं यूज़ कर रहा था वो कहीं गायब हो गया। ओके, लेट्स यूज़ दिस वन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो जकार्ता की समिट पर गए थे, और एक तरफ यहाँ पर G20 की समिट आज चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले 6 और 7 को या फिर 5 और 6 तारीख को गए थे वो। तो ऐसे बिजी शेड्यूल से पहले वहाँ पर जाना, दिस इटसेल्फ मीन्स कि भारत ये इशारा कर रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पर G20 की मीटिंग होने वाली है, फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वक्त निकाल कर आपके पास आ रहे। दैट इटसेल्फ मीन्स कि आसियान के ये 10 देश जो हैं, या फिर आसियान एज ए ग्रुप जो है वो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल रिलेशंस रहे हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और इसी के साथ ग्लोबल ट्रेड में जो अनसर्टेनिटी चल रही है इसको ध्यान में रखें तो भी आसियान जो है वो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। UNCTAD ने जून 2021 में एक रिपोर्ट निकाला था, और ग्लोबल ट्रेड आउटलुक 21 जून को ये रिपोर्ट आया था, नॉट 2021 में। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, ये UNCTAD ने ये जो रिपोर्ट निकाला उसमें कहा कि 2023 का जो सेकंड हाफ है, H2 यानी कि सेकंड हाफ, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 का जो वक्त है, ये टाइम जो है, ये फेज जो है, इसमें बहुत सारी इकोनॉमी को लेकर चीज़ें देखेंगे तो चैलेंजिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो डाउन होगी। तो ऐसे समय में आसियान और इंडिया की मीटिंग, या फिर आसियान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करके, एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करके चीज़ों को और ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं। यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट चेंज, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ों के काफ़ी सारा डिस्ट्रप्शन हुआ, और राइस एक्सपोर्ट पर भारत को रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े, क्योंकि ये वॉर और क्लाइमेट चेंज और इन सारी चीज़ों की वजह से राइस और इन सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर भारत को इस पर ब्रेक लगानी पड़ी, राइट। और अल नीनियो जो है उसकी वजह से भी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है हमारे देश में भी, और आसियान के रीजन्स में भी इसकी एक इम्पैक्ट देखने को मिलती है। मोदी साहब जब आसियान मीन्स इंडोनेशिया गए ये मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि इंडो पैसिफिक जो है, खास करके इंडो पैसिफिक, और जब इंडो पैसिफिक की बात आती है तो इसमें साउथ चाइना सी ये भी इसमें ऐड हो ही जाता है, क्योंकि इंडो और पैसिफिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करने वाली एक इंपॉर्टेंट कड़ी जो है दैट इज साउथ चाइना सी।
तो उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी जो है यहाँ पर रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है ये एक रिलायबल पार्टनर है और आपका टेरिटोरियल पार्टनर नहीं है। मतलब ये है कि हम इस क्षेत्र के नहीं हैं, इसके बावजूद भी आपके एक रिलायबल पार्टनर हैं और हमारे साथ अगर आप मित्रता बढ़ाएंगे तो आपके क्षेत्र को किसी भी प्रकार का ऐसा कोई इश्यू हो ही नहीं सकता। हम वहाँ पर आकर ऐसा नहीं कहेंगे कि ये साउथ चाइना सी हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, नहीं। तो भारत आपके लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक सेफ और रिलायबल पार्टनर है। और चाइना का जिस प्रकार से एग्रेशन साउथ चाइना सी में रखा है उसके बारे में वैसे बहुत सारी डिस्कशन हमने भी की है, लेकिन भारत जो है वो चाइना को ही टारगेट कर रहा है यहाँ पर कि आसियान को कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अगर आपको उनसे प्रॉब्लम है तो हम आपके पार्टनर के तौर पर आपकी जो भी मदद हो सकती है वो करने के लिए तैयार हैं। भारत और आसियान के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसका थॉरो रिव्यू 2025 से पहले हो जाएगा, ये भी एक टारगेट रखा है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट दिस ईस्टर्न हेज। अब दोस्तों हम देखते हैं LAC इंफ्रा बिल्डअप को, राइट। एक्सपीडाइट प्रोजेक्ट्स टू काउंटर चाइनीज थ्रेट। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं LAC। भारत ने इंडिया चाइना रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको क्रिएट करना बहुत ही फास्ट कर दिया है और हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने 2941 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं इनका उद्घाटन किया। ये 90 प्रोजेक्ट्स है और ये 90 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको ब्रो भी कहते हैं, BRO भी कहते हैं। तो LAC पर ये 90 प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको ब्रो नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जीक्यूट करने वाली हैं। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, एयरफील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे 10 बॉर्डर स्टेट्स जो हैं और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसमें फैले हुए हैं। लास्ट ईयर 2897 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको डेडिकेट किया गया था और इसमें 103 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया था। इसी के साथ एक न्योमा एयरफील्ड है, लद्दाख में है, तो इसका फाउंडेशन स्टोन यानी कि शिलान्यास भी रखा गया, यानी कि इसकी एक शुरुआत जो है वो की गई है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, अभी इसके कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टार्ट होगा। न्योमा एयरफील्ड जो है इसका लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है और इससे हमारा जो एयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा और हमारे इंडियन एयरफोर्स की रेडीनेस जो है इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो न्योमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। सेला टनल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये नाम याद रखिएगा, सेला टनल इज इन अरुणाचल प्रदेश। अनफॉर्चुनेटली इसकी डेडलाइंस जो है उसको कई बार एक्सटेंड किया गया है और जब भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन एक्सटेंड होती है तो कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट तो बढ़ता ही है, लेकिन इसी के साथ हमारी सिक्योरिटी जो है वो भी कमज़ोर होती है या फिर वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती। वो जो टारगेट हमें अचीव करना है वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सारे नेशनल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनको टाइम पर कंप्लीट करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ब्रो ने यह भी माना है कि चाइना जो है उससे हम कहीं पीछे हैं, लेकिन हमारी तरक्की जो है, प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और सरकार का ये भी एक अनुमान है, एंटिसिपेशन है कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चाइना ने जो क्रिएट किया है उसी लेवल पर हम पहुंच जाएंगे। देखिए चाइना अपना कंस्ट्रक्शन बंद नहीं करेगा, वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल। चाइना अपना कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट है वो करता रहेगा। तो हमें लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्पीडीली एज पॉसिबल, लेकिन इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों जो है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना जो है इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तौर पर ही अभी हमें देखना पड़ेगा, राइट। ये हमेशा के लिए ये चीज़ जो है वो चलती रहेगी, एक लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ जो है वो हमें करनी ही पड़ेगी, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो दैट्स व्हाट दिस LAC इंफ्रा बिल्डअप इज ऑल अबाउट। अब बात करते हैं and overhaul the criminal law bills and the big picture। ये ex-IPS ऑफिसर ने इस आर्टिकल को लिखा है। While some of the proposed changes are progressive, the larger issue is about the need for police reformation taken up in its entirety। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे या फिर ये टैगलाइन को ही जो पढ़ लेगा और समझ लेगा उनको पता चल जाएगा कि अभी जो भारतीय न्याय संहिता, BNS, BNSS, BS, ये जो अलग 3 चीज़ें आई है ना, जो एज यू नो के IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। ये BNS, BNSS और BS, ये तीनों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा।
तो ये जो नए लॉज आ रहे हैं इसके बारे में ये टैगलाइन ये कहती है, द प्रपोज्ड चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, द लार्जर इश्यू इज अबाउट द नीड फॉर पुलिस रिफॉर्मेशन। के ये जो चेंजेस कर रहे हैं इट्स गुड थिंग, इसमें सारी चीज़ें अच्छी नहीं लेकिन चलो अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस रिफॉर्मेशन जो हैं, ये 7 पुलिस रिफॉर्म्स जो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में बताए थे, ये याद रखिएगा, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था सुप्रीम कोर्ट का। आई थिंक 2006 में इसका जजमेंट आया था और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारे राज्यों को 7 ऐसे पुलिस रिफॉर्म्स, ऐसे बदलाव, 7 बड़े बदलाव जो हैं वो पुलिस सिस्टम में सारे राज्यों को करने हैं। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने 7 के साथ ये पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट किया हो। अगर ये करेंगे तो फिर पॉलिटिशियंस जो हैं उनका पावर पुलिस के ऊपर से खत्म हो जाएगा। पुलिस जो है वो न्यूट्रल हो सकती है, पुलिस जो है वो जो काम करना चाहिए वो करने लगेगी, जो रूल बुक है उसको फॉलो करने लगेगी, ना कि पॉलिटिशियंस के ऑर्डर। तो यू कैन इमेजिन फिर होम मिनिस्टर बनने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं मजाक में बता रहा हूँ लेकिन एक कड़वा सत्य भी ये है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है उनके कंट्रोल में पुलिस होते हैं और फिर पुलिस का कैसा इस्तेमाल होता है वी ऑल नो। सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 3 बिल्स। भारतीय न्याय संहिता, ये आईपीसी को रिप्लेस करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा। और भारतीय साक्ष्य बिल, ये एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, राइट, बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं। जो चेंजेस हैं तो ये लॉ एनफोर्समेंट पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। बीएनएसएस जो है तो इसमें FIR at 0 की बात है कि आप हमारे देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं। लेट्स से कि चंडीगढ़ में कुछ हुआ आपके साथ और दिल्ली जाकर भी आप कहेंगे या फिर केरला जाकर कहेंगे तो भी FIR जो है वो दर्ज हो सकती हैं। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरकनेक्टेड, राइट। यहाँ पर दर्ज हुई और फिर ये FIR जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया के पुलिस स्टेशन में चली जाएगी। तो इट्स मीन्स ये पहले भी होता था लेकिन अब ये और ज़्यादा फॉर्मलाइज जो है वो किया गया। तो इससे क्या होगा, जो कंप्लेनेंट हैं वो ईजिली अपनी FIR फाइल करवा पाएंगे और पुलिस जो है वो होपफुली स्विफ्ट एक्शन ले पाएगी। BNSS अलाउज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, राइट। ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी रूलिंग है उसमें भी कहा था कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कॉग्निसेबल जो ऑफेंस होते हैं तो उसमें FIR मस्ट है, कॉग्निसेबल नहीं है तो उसमें फिर FIR के बिना भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो क्रिएट मीन्स पुलिस जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि FIR दर्ज नहीं करनी है, मेन चीज़ यही है कि हकीकत क्या है उसको जानने की एक शुरुआत जो है या फिर एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। BNSS ने जो अरेस्ट के प्रोविजंस हैं उनको वैसा ही रखा है और इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, राइट, तो उनको हथकड़ी पहनाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसमें यह भी है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो एक जस्टिफाइबल मटेरियल जो है वो आपको बताना पड़ेगा कि ये रीजंस की वजह से इसको अरेस्ट किया जा रहा है। और फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं तो उनको भी अपना सेटिस्फैक्शन जो है वो फॉर्मली दर्ज करना पड़ेगा। तो पुलिस ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर लेती, राइट, मीन्स वो इलीगली था, इनफॉर्मली अरेस्ट कर लिया, तो उसमें शायद मैं शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिस्टम मीन्स रूल्स आप बना लेंगे लेकिन फिर वो इम्प्लीमेंट होते हैं नहीं होते हैं वो पुलिस रिफॉर्म्स पर डिपेंड करेगा, राइट। सो दैट्स वाई न्यू कोड्स अलाउ हैंडकफिंग इन स्पेशल केसेस। कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस जैसे कि टेररिज्म, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, स्टेट ऑफेंसेस, तो उसमें जो जिस व्यक्ति पर इल्ज़ाम है तो उसको हथकड़ी पहनाई जा सकती है। वैसे पहले सारे केसेस में हथकड़ी जो है वो नहीं पहनाई जाती, तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन किया गया है। BNSS जो है उसमें कुछ ऐसे ऑफेंसेस में ये भी मैंडेट किया गया है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो साइट को विजिट करें। अब फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, तो इसमें फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर फॉरेंसिक लोग जो हैं, फॉरेंसिक साइंस के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, FSLs के साथ जुड़े हुए, वो वहाँ पर जाकर थरो इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर पाएंगे साइंटिफिकली और फिर उसका एनालिसिस कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी फैसिलिटीज़ के बारे में भी जो बात बताई थी उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश, उसके लिए भी बेसिकली रिसोर्सेज जो है वो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर रेप केसेस में जो 2 फिंगर टेस्ट हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है, बहुत सारे राज्यों ने भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, सरकारों ने भी कहा है।
इस कोड को इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत थी, मीन्स इस कोड में इस बात को इंक्लूड करने की ज़रूरत थी, इस बैन को इंक्लूड करने की ज़रूरत थी स्पेसिफिकली। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है। अनफॉर्चुनेटली आज भी कुछ ऐसी जगहों पर 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है रेप विक्टिम्स का, तो दिस इज़ वेरी बैड। लेकिन इसको स्पेसिफिकली अगर मेंशन कर देते तो अच्छा रहता। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो आईपीएस एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, एक्सपर्ट हैं, मीन्स उन्होंने लॉ को सिर्फ स्टडी नहीं किया है ट्रेनिंग में, स्टडी के साथ साथ उसको अपने पूरे करियर में इम्प्लीमेंट भी किया है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलती हैं। आपको सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, आपको सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। हाँ, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की पुलिस एग्जामिनेशन जो होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वरना फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आपका सिलेक्शन जो है वो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर हो, राइट, लेकिन उसमें आपको जो सीआरपीसी, आईपीसी जो हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, कांस्टेबल की तैयारी करें, तो फिर आपको ये प्रश्न जो है वो पूछे, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिलेबस है, तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। रेप विक्टिम आइडेंटिटी डिस्क्लोजर है, उसके बारे में कहा है कि नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो मुझे लगता है सरकार ही डिसीजन लेगी कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उनकी आइडेंटिटी को रिवील करना या फिर ना करना। फिर पुलिस कस्टडी में अगर 15 दिनों से ज़्यादा किसी को रखना है तो फिर आपको कोर्ट से, जुडिशरी जो है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल रही हैं। फिर डाउरी डेथ्स जो होती हैं तो उसमें 15 साल से कम उम्र के जो मेल्स हैं, मेल्स और फीमेल्स, एंड 60+ जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं, कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ केसेस जो होते हैं डाउरी डेथ्स के या फिर डाउरी रिलेटेड, तो उसमें पूरे परिवार को जेल में घुसेड़ दिया जाता है, राइट। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी उसमें, उनका अगर कोई रोल भी नहीं है लेट्स से, तो भी उनको जेल में जाना पड़ता है और बच्चों को भी भेजा जाता है। तो अब इसमें यह कहा गया है कि 15 से कम और 60 से ज़्यादा के जो लोग हैं तो उन पर, मीन्स अगर उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है क्राइम का तो ठीक है, वरना फिर ऐसा ना हो कि उनका मिसयूज़ हो, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। वीडियोग्राफी को, पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी की बात बताई गई है, उसके लिए गैजेट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें, राइट। और इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की बात, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, आप कितने भी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में इंप्रूवमेंट करें, जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी है, बॉडी है, वहाँ पर जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगे तब तक, एज वी नो, राइट, चेंज जो है वो देखना बहुत ही मुश्किल है। So that's everything in today's discussion, dear friends. Right, enjoy your Sunday. और कल मंडे है, let me remind you one more time, मंडे से ये जो सीरीज़ है ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। अप्रॉक्स टाइम जो है वो 9 AM है, राइट। अप्रॉक्स इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वी डोंट डील विथ जस्ट न्यूज़, कि न्यूज़ में जो आया, फ्रंट पेज में क्या है, ग्लोबल पेज पर क्या है, बिजनेस पेज में क्या, नो, हम यहाँ पर एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स को देखते हैं। एंड एज यू कैन सी, राइट, आज का भी जो हमारा मेन्यू है ना, तो उसमें आपको देख, मीन्स आज जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए, तो इसमें कुछ आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर के थे, कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं, एक आर्टिकल जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का है। तो इस प्रकार से अलग अलग न्यूज़पेपर में से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, और इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो उस हिसाब से आर्टिकल्स को सिलेक्ट किया जाता है, राइट। सो उसमें वक्त लगता है, उसमें कोई ऐसी फिक्स टाइमलाइन नहीं रहती है कि ये एक ही, कई बार ऐसा होता है कि उस आर्टिकल की रिसर्च करनी पड़ती है और उस रिसर्च में 15 मिनट भी लग सकती हैं, 30 मिनट भी लग सकती हैं। सो दैट्स वाई, दिस इज़ द रीज़न। बट एनीवेज, कल से 9 AM के आसपास आपको ये आर्टिकल जो है वो, ये नॉट आर्टिकल, सॉरी, ये वीडियो जो है वो मिल जाएगा। एंजॉय योर संडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।